SHM, वेव ऑप्टिक्स और AC, ये सब के सब, ये चारों के चारों एक जैसे होते हैं। तो आपको इन चारों को अगर तुम देखोगे तो लगेगा कि एक ही बात हो रही है हर चैप्टर में। जिसका SHM अच्छा है उसके 4 चैप्टर अच्छे होंगे। वेव मोशन, वेव ऑप्टिक्स, SHM तो खुद ही चैप्टर है, और उसके बाद से AC। SHM अच्छा मतलब 4 चैप्टर अच्छे, SHM गड़बड़ तो गड़बड़। अच्छा, चारों चैप्टर में एक चीज़ और कॉमन है, वो है फेजर डायग्राम। वेव ऑप्टिक्स में तो नहीं भी उसका यूज होता है, लेकिन इधर बाकी तीनों में फेजर डायग्राम का यूज होता है। फेजर डायग्राम एक ऐसा जुगाड़ है जो हर जगह यूज होगा, तो फेजर डायग्राम को बढ़िया से समझना पड़ेगा। अब मैं एक सवाल लिखाता हूँ आपसे, देखिए ट्रू फॉल्स है, बुझो तो जाने। ट्रू फॉल्स, पहला ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी। ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी। दूसरा, तो जगह तो छोड़ो ना, कुछ रीजन भी हो सकता है। दूसरा ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। इसका आंसर देना है। हो गया, उपक से आगे मुंह पूछ दूंगा सीधा। जब क्वेश्चन दिया गया है तो लॉजिक से ऐसे करके अरे पागल हूँ, ये क्वेश्चन लिखाऊंगा पहला और इसे यही आंसर होगा। अब मैं कह रहा हूँ सेकेंड फॉल्स नहीं है, तो यही तो बात है कि आपने लिखा और कुछ से सीधे आंसर पे आ गए, आपने पूरा सोचा ही नहीं। तो बुद्धि लगाओ, कुछ तो बात होगी। कारण के साथ बात करनी है, सिचुएशन के साथ बात करनी है, कारण सिचुएशन दोनों के साथ बात करनी है। कारण सिचुएशन दोनों सोच लिए। पहला क्या है, ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी। क्या होगा? पीरियोडिक मोशन क्या होता है बताओ? पीरियोडिक मतलब जो हर फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो। जैसे संडे के बाद मंडे आना, हमेशा आएगा, पूरे जीवन आएगा। उसके बाद से क्लास आना, जो रेगुलर आते हैं उनके लिए पीरियोडिक है, जो नहीं आते उनके लिए कोई टेंशन नहीं, खत्म से चलो। जो रेगुलर आते हैं उनके लिए पीरियोडिक है। अच्छा, और मजे की बात है 3:45 पे ही आना है, ये हुआ प्रिसाइजली पीरियोडिक। कि हर 3:45 पे मुझे यहाँ पहुँचना है, दिस इज़ पीरियोडिक। मोशन के हिसाब से बात करो, द मोशन दैट रिपीट्स एट अ पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वो है पीरियोडिक। ऑसिलेटरी होता है जिसमें टू और फ्लो मोशन होता है, टू वर्ड फ्लो। जैसे एक घड़ी होती थी पुराने ज़माने में, पेंडुलम वाली घड़ी, जैसे हिलती रहती थी, टंग टिंग टंग टिंग। तो पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है, अब जिसको इधर जाने में 1 सेकेंड, इधर आने में 1 सेकेंड। अब वो पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है, अच्छा, वो जो मोशन है आगे पीछे ये वाला ऐसा, ये है टू फ्लो। ट्रू फॉल्स नहीं, टू फ्लो। एक और स्प्रिंग को टेबल पर रख दीजिए ऐसे बांध के, और स्प्रिंग को पकड़ के, फ्रिक्शन नहीं है इसमें, छोड़ दीजिए, ऐसे होता रहेगा। ये जो मोशन है आगे पीछे, ये है टू फ्लो, इसको ऑसिलेटरी बोलते हैं। तो पीरियोडिक होने का मतलब तो बस इतना होता है कि सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करेगा। ऑसिलेटरी पीरियोडिक का स्पेशल केस है। और इस ऑसिलेटरी का जो सबसे सिंपल मोशन है, सबसे सिंपल मतलब जो इक्वेशन बनेगा जिसमें पावर 1 आएगा, वो होगा सिंपल हार्मोनिक। तो सबसे मेन कौन है? पीरियोडिक का स्पेशल केस जहाँ टू एंड फ्रो मोशन होगा वो है ऑसिलेटरी को टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हैं। तो पहला सही हुआ कि गलत हुआ? गलत हो गया। तो पहला गलत। तो तुमने शायद इसका तो बोला था गलत, इसको ट्रू बोल दिया था। अरे गजब, ये फॉल्स। रीजन नहीं लिखा? क्या लिखेगा रीजन? पीरियोडिक मोशन जो है एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट होता है। और एंड ऑसिलेटरी इज द स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक। ऑसिलेटरी मीन्स टू एंड फ्रो मोशन, लिखना है। ऑसिलेटरी मीन्स टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब समझना, आगे पीछे, ये टू एंड फ्रो होता है। आगे पीछे,
ये होता है टू एंड फ्रो। अब मुझे एक चीज़ समझाना, सेकंड वाला समझाओ। सेकंड वाला सही है कि गलत है? ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, यही तो बात है, ये भी गलत है। मैंने ऑसिलेटरी बोला है, ऑसिलेटरी तो ये भी है, ऑसिलेटरी ये भी है। अब पीरियोडिक का मतलब टी फिक्स होना चाहिए, लेकिन समय के साथ साथ इसका टी देखो घटते 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 ख़त्म हो गया। ऑसिलेटरी तो आज भी है, ऑसिलेटरी जब शुरू हुआ था तब भी था, धीरे धीरे टाइम पीरियड कम हो गया तो कहाँ पीरियोडिक हुआ? इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। समझ रहे हो क्या? जिसका एम्पलीट्यूड घटते जाता है तो टाइम पीरियड में चेंज आएगा ना भाई। तो आंसर ये है कि ये भी फॉल्स है। कारण बगल में लिख लीजिए, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है सिंपल हार्मोनिक की। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ही होता है, लेकिन ऑसिलेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑसिलेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन, ऐसा कह दो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन मत करो, और अच्छा लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। तुमने तो मान लो y इक्वल्स लिखा हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मान लो ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ऐसा खस से क्यों कर रहा है यार, एक कान में खसखस की आवाज़ आ रही है। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो एक होता है कुछ, हाँ वो कुछ अलग सी चीज़ है, हाँ वो अंदर में कचकचाने लगता है दिमाग, पता नहीं क्या आइटम है। अब हाँ ये ठीक है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, कभी ये y इक्वल्स टू ए साइन होता था, कभी ये y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी होता था, कभी ये y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होता था, ओमेगा टी प्लस फाइव होता था। इस तरीके से जो इक्वेशंस बन के आते थे, और उसके बाद से तो जैसे कुछ इक्वेशन बन के आए, मोशन की इक्वेशन है। एक तो मोशन का इक्वेशन, हम तो भाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़ने में अच्छा लगता है ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बढ़िया है। लेकिन सोचो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होते होते एक इस तरह का इक्वेशन आने लगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। अब उसमें भी कभी टीचर साइन लेके सॉल्व करते हैं, कभी कॉस लेके सॉल्व करते हैं, तो यही समझ में नहीं आता साइन क्यों आ रहा है, कॉस क्यों आ रहा है। कभी साइन कभी कॉस। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया, उसको तुमने किसी एक्स नाम की किताब में उसका सोल्यूशन देखा, साइन से सॉल्व किया, वाई नंबर ने कॉस से सॉल्व किया है। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन है, साइन हुआ कब हुआ, कॉब साइन कॉब कॉस, लफड़ा है। इस लफड़े को पहले मैं चाहता हूँ कि हटाएं। उसके लिए पढ़ना पड़ता है फेजर, जो कि फिक्स कर देता है कि हमको ऐसा कोई लफड़ा नहीं रखना, पहली बात। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फेजर। तो फेजर के ऊपर बात करेंगे। पहले तुमको ना अच्छे से इस बात को समझना पड़ेगा कि एसएचएम का नाम क्या है। नाम ही सिंपल है तो इससे आसान कुछ होना नहीं चाहिए। एक और चीज़ समझो, ये कोई नया थोड़ी अपने लिए, स्प्रिंग से देखते आ रहे हैं इसको। यानी कि स्प्रिंग की स्टडी हम पहले कर रहे थे, तो स्प्रिंग जो मोशन कर रहा था, आगे पीछे हो रहा था इस तरीके से कंप्रेस, और वो अगर उसको कंप्रेस करा के छोड़ दे तो आगे पीछे करता, लेकिन वहाँ छोड़ते नहीं थे। वहाँ एक स्टडी होती थी, ब्लॉक आया स्प्रिंग को दबा दिया। अभी क्या है, ब्लॉक आया दबाया का टेंशन नहीं है, स्प्रिंग दबने के बाद जो मोशन कर रहा है उसकी स्टडी अब हो रही है। तो अब दबने के बाद जो उसको छोड़ा गया तो उसकी स्टडी होगी, मतलब अब इसके मोशन, स्प्रिंग दबने के बाद जो टू एंड फ्रो मोशन करेगा उसकी स्टडी होगी। अब आप एक चीज़ सुनना ध्यान से, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा वेव मोशन, वेव मोशन, इसका मतलब वेव मोशन में सपोज करो ये कोई वेव है जो आगे की तरफ चल रहा है। एसएचएम और वेव में बेसिक डिफरेंस क्या है? एसएचएम में और वेव में बेसिक डिफरेंस क्या है या सिमिलरिटी क्या है? एसएचएम और वेव के बारे में कुछ तो कॉमन होगा, तभी तो नाम रखा जाता है एसएचएम एंड वेव। एसएचएम के बाद पढ़ाते हैं ना, एसएचएम के जस्ट बाद वेव पढ़ाते हैं, मतलब चीज़ें मिलती जुलती होंगी। क्या मिलता जुलता है? क्या मिलता जुलता है? ये मिलता है कि वेव का जो इक्वेशन होता है, उस सिंगल इक्वेशन में तुम एक साथ इन्फिनाइट नंबर ऑफ एसएचएम लिख सकते हो।
फिर से बोलता हूँ, वेव के एक सिंगल इक्वेशन में तुम इन्फानाइट नंबर ऑफ SHM लिख देते हो, तुमको उसका एहसास ही नहीं होता। तो वेव का जो इक्वेशन होता है वो ऐसा होने के बाद से उसमें एक और टर्म ऐड होता है kx, है ना। मान लो उसमें लिखा हुआ है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई, थोड़ा ये बड़ा टर्म हो जाता है। तो ये कहानी जैसी बनती है, ये बन जाता है वेव का इक्वेशन, जो फंक्शन हुआ किसका, x का भी और t का भी। अच्छा, और उसके बाद से जब तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हो तब इसी को लिखा जाता है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ टाइम का है, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ टाइम का है, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ टाइम का है। आप समझ रहे हैं बात, ये फंक्शन टाइम का है, बढ़िया बात है। अब जरा तुम समझो, यहाँ पे x भी है और t भी है, तब ये फंक्शन किसका हो गया, वेव का, और यहाँ पे सिर्फ t है। ये फंक्शन जो होगा ये एक SHM दिखाने का तरीका है, और ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ SHM दिखाने का एक ही क्वेश्चन बन जाता है, वो है वेव इक्वेशन। तो जिसको वेव इक्वेशन पकड़ में आ गया, उसको समझने के लिए SHM के इक्वेशन की उसको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और तुम जानते ही हो, इस साइन के बाद जो लिखा रहता है वो होता है फेज, इस साइन के बाद जो लिखा रहता है वो होता है फेज। यहाँ पे साइन के बाद जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा ये फेज है, पूरा का पूरा फेज है। अब देखना, t का कोफिशिएंट कौन है, ओमेगा। तो सोच लेना ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो t के कोफिशिएंट को ओमेगा बोलते हैं। और देखना x का कोफिशिएंट कौन है, k की स्टडी भी चलती है। यहाँ पे ये रहा फाई। अच्छा, ये जो फाई है इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। अब मुझे ये सब चीज़ें परेशान करती है मैं जानता हूँ, लेकिन क्या है कि 1 से 2 क्लास में पूरा का पूरा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। अभी मन में एक ही बात होनी चाहिए, क्या है, वेव के एक सिंगल इक्वेशन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ SHM छुपा होता है। वेव के एक सिंगल इक्वेशन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ SHM छुपा होता है। अब वेव की अगर बात होती है, वेव की, तो वेव में फ्लो होता है किसी चीज़ का, उस चीज़ को क्या बोलते हो, एनर्जी। वेव होता है तो एनर्जी का फ्लो होता है। भाई एनर्जी फ्लो कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है वेव, वेव के फॉर्म में एनर्जी का फ्लो होना। तो तुम सोचो, वहाँ से जैसे मान लो यहाँ वैक्यूम हो जाए तो क्या होगा, आवाज़ सुनाई देगी, रोशनी रहेगी, रहेगी। इसका मतलब एनर्जी के प्रोपगेट होने में किसी को मीडियम चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। जैसे यहाँ से एकदम से यहाँ वैक्यूम हो जाए, फिर अरे सर क्या हो गया, वैक्यूम है ना, मैंने बोला कि यहाँ पे मैं बोलते बोलते थक जाऊँगा, तुम कुछ नहीं सुनोगे। ये कब होगा, जब यहाँ वैक्यूम होगा, लेकिन लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जिस वेव को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम चाहिए वो है मैकेनिकल, और जिसको नहीं चाहिए वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो लाइट जो है वो है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट, होने को तो बहुत बड़ा रेंज है ना, एक्स यू वी इन माई रेंज पढ़ते हो ना तुम लोग, उसी में बीच में आता है विजिबल। उस विजिबल में 400 to 700 नैनोमीटर का रेंज जिसको बोलते हो लाइट, जिसकी स्टडी अभी चलती है, उस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ईएम वेव में भी। तो लाइट क्या हो गया, ईएम वेव। पूरे ईएम वेव स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट, सर्टेन रेंज जिसको बोलते हो लाइट। और लगभग हमको पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ना ही है, एक्सरेज भी पढ़ना होता है, अल्ट्रावायलेट भी पढ़ते हैं, सबकी स्टडी लगभग आपको पढ़नी पड़ती है ईएम वेव में, है ना। छोटा सा चैप्टर, लेकिन एक सवाल आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी बातें हो रही है कि वेव मतलब एक तरीके से वेव में फ्लो किसका होगा, एनर्जी का, एनर्जी का। अब एनर्जी का फ्लो होगा, एनर्जी का फ्लो कैसा होगा, सपोज करो कि मैकेनिकल वेव की बात हो रही है, तो मैकेनिकल वेव की बात कैसे होती है, मैकेनिकल वेव में मीडियम चाहिए, एक सोर्स चाहिए। मैं बोल रहा हूँ और आवाज़ आगे तक पीछे तक जहाँ तक जानी होगी जाएगी, बीच में एयर के पार्टिकल रहेंगे, वो एयर के पार्टिकल अपनी एनर्जी को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते 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 वहाँ तक पहुँचाएंगे। मैं अगर सोर्स हूँ तो मैंने जो हरकत करी
एग्जैक्टली सेम हरकत भाई करेगा, सेम हरकत उधर, सेम हरकत उधर, सेम हरकत उधर, एक पैटर्न में पूरी हरकत होगी, ठीक है, एक पैटर्न में पूरी हरकत होगी तो वेव का फ्लो होगा। और ये पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल भागता थोड़ी अपनी जगह पे बस वाइब्रेट कर लेता है। पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। अब मैंने कौन सा किया था, मैंने भी एसएचएम किया था। मेरा टाइम पीरियड मैटर करता है, मेरा टाइम पीरियड, मैं सोर्स हूँ, मेरा टाइम पीरियड जो भी निकल के आ रहा है वो सोर्स का निकल के आ रहा है। अब सोचो मेरा टाइम पीरियड, फिर मैंने अपने जगह पे वाइब्रेशन किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तो समय इसमें खर्चा होता है। वो समय जब भी निकलेगा तो उसके लिए टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकलेगा। वो स्पीड जो होगी v, वो स्पीड जो है वेव की स्पीड है, वो v वेव की स्पीड है। सही है क्या? तो स्पीड दो हो गए, पार्टिकल की स्पीड और वेव की स्पीड। पार्टिकल की स्पीड मतलब फार्मूला नहीं है, डिफरेंशिएशन से निकलेगा। अच्छा सोच, जब स्पीड डिफरेंशिएशन से निकालोगे तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन भी निकलेगा। वो किसका एक्सेलरेशन है भाई, वेव का तो होता ही नहीं है, तो पक्का पार्टिकल का होगा। वेव में तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। तो ये बात मन में होनी चाहिए कि अच्छा एक्सेलरेशन वगैरह आ गया था, वेव का तो होगा नहीं, वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। लिख लो ये सब बात कि इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आती है वो पार्टिकल का होता है, पार्टिकल का, क्योंकि वेव का तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। अभी तक की बातों का कंक्लूजन यही है कि एसएचएम अगर बहुत सारे इक्वेशन की एक साथ स्टडी करनी हो तो वेव की जानकारी होनी चाहिए। सही है? और एसएचएम मतलब सबसे सिंपल मोशन, सबसे आसान वाला मोशन। अब हेडिंग डालो फेजर, फेजर, फेजर। तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12 3 15। 3 3 6 3 9 3 12 3 15। पक्का? ये कोई भी कर देगा, जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा वो भी कर देगा कि नहीं? लेकिन जिसको मल्टीप्लिकेशन आएगा, अच्छा 3 है 5 बार है, ओके हो गया 15। बताओ फायदा क्या हुआ? टाइम कम लगा है ना, इसमें टाइम कम लगा, ये तो बात है। इतना ही फायदा हुआ कि मल्टीप्लिकेशन आने से, नहीं तो हमारा काम जोड़ से भी चल जाता। सोचो जोड़ से भी चल जाता, इसको मैं 121 बार लिखता और 121 तक अगर जोड़ता आंसर आ जाता, लेकिन अगर गुना करना होता तो 3 × 121 आंसर है कि नहीं? फेजर बस इतना ही काम करता है, तुम्हारा समय बचाता है बस। फेजर उतना ही काम करता है, ऐसे कोई बहुत तूफान नहीं है। बिना फेजर के काम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फेजर के हेल्प से बस वही फायदा होता है जो जोड़ और मल्टीप्लिकेशन का संबंध है। फेजर यूज़ कब करोगे? फेजर किस चैप्टर में यूज़ किया जा सकता है? मैंने कहा कि 4 चैप्टर हैं, उसमें फेजर यूज़ किया जा सकता है। उसमें से वेव ऑप्टिक्स को तुम साइड भी कर दो, 3 में तो तुम फ्रीक्वेंट यूज़ करते हो, एसएचएम में, वेव में और एसी में। एसएचएम, वेव और एसी तीनों में कॉमन बात क्या है? इन तीनों में एक बात कॉमन है कि इसके मोशन के इक्वेशन में साइन या कॉस आता है, ये कॉमन है। इसमें साइन या कॉस आएगा मतलब साइनोसॉइडल फंक्शन है, तब फेजर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब फेजर एक तरीके से जोड़ घटाव गुना भाग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट टाइप का ही कुछ है, उसी टाइप का ही कुछ है, एक काइंड ऑफ मैथमेटिकल टूल, जस्ट लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन एंड ऑल। उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो उसका यूज़ किया जाता है वहाँ जहाँ पे फंक्शन साइनोसॉइडल वेरी कर रहा हो। लिख लो, फेजर इज सिंपली अ मैथमेटिकल टूल लाइक जोड़ घटाव गुना भाग। फेजर इज सिंपली अ मैथमेटिकल टूल लाइक जोड़ घटाव गुना भाग, मैथमेटिकल टूल लाइक जोड़ घटाव गुना भाग। and used when a function varies sinusoidally. तो फेजर कोई ऐसा तूफान नहीं है, साइन मतलब साइन और कॉस का फंक्शन होना चाहिए। जो साइन और कॉस का फंक्शन जहाँ दिखे वहाँ पे लगा सकते हैं। साइनोसॉइडल में ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन आएगा, साइन भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है, कोई वहाँ पे टेंशन वाली बात वहाँ नहीं है। हाँ, अब फेजर के लिए मैंने बोला साइन कन्वेंशन, फेजर को साइन कन्वेंशन बोला है, तो इसमें 2-3 बात लिखेंगे। पहला लिखो, इट इज अ रोटेटिंग वेक्टर, मतलब बस एक वेक्टर जैसा है। कैसा? रोटेटिंग वेक्टर। जैसे तुमने नाम सुना ना, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कौन होते हैं?
जिसका डायरेक्शन अंगूठा दे, सिंपल। जैसे ऐसे घुमाऊंगा R से F टॉर्क मिलेगा, अच्छा। एंगुलर मोमेंटम R से P अंगूठा के डायरेक्शन से मिलता है, मोस्टली वो एक्सियली होता है, एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन। तो ये हमारा कैसा है, रोटेटिंग वेक्टर है। पहली बात कौन, फेजर। तो फेजर का शेप कैसा होगा, अब क्या बोला मैंने, वेक्टर है तो वेक्टर जैसा होगा। तो वेक्टर जैसा होगा तो वेक्टर कैसे दिखाते हो, तीर, फिर तीर हो गया वेक्टर। ये है, यही है फेजर, यही है फेजर। और तीर तो देखो आज से थोड़ी, तीर तो महाभारत के ज़माने से चल रहा है। तीर से पुराना क्या होगा, सबसे पहले तीर ही चला, आदि मानव भी आए होंगे वो भी तीर चलाए पहले। अच्छा ठीक है, अब साइन कन्वेंशन में फेजर क्या करता है, फेजर करता है सर्कुलर मोशन। लिखो इसको हिंदी में लिखो, फेजर सर्कुलर मोशन करता है। ब्रैकेट में लिखो लेट एंटी क्लॉकवाइज, लेट एंटी क्लॉकवाइज, लेट एंटी क्लॉकवाइज। अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। जैसे किसी आदमी को कोई मैथमेटिकल टर्म यूज़ करना है, ठीक, जैसे मान लो किसी को जोड़ना है 259 + 369, ऐसे जोड़ना है। कोई ऐसे लिख के जोड़ सकता है, जोड़ सकता है, कोई ऐसे जोड़ेगा, 259 ऊपर लिखेगा, 369 ऐसे लिखेगा, करेगा। अब देखने इसके भी तरीके, कोई कहेगा 9 9 18 8 1 1 5 6 6 12, कोई डायरेक्ट जोड़ेगा। भाई मेरा मतलब यह है कि तरीका अलग अलग हो सकता है ना फेजर को सॉल्व करने का। तो इसमें कुछ नहीं कि फिक्स मेथड क्या है, फिक्स मेथड जोड़ने का होता है क्या, नहीं होता है। तो फेजर को सॉल्व करने का कोई भी फिक्स मेथड नहीं है। हम फेजर को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मान रहे हैं। फेजर का कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि फेजर क्लॉकवाइज चलता है एंटी क्लॉकवाइज, कोई फिक्स बात है ही नहीं। हम मान रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, 3 चैप्टर में एंटी क्लॉकवाइज ही चलाएंगे, तीनों में। तो मैंने क्या लिखा, फेजर क्या है, लेट एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आगे कंटिन्यू करो, लेकिन उसकी परछाई, या उसकी परछाई कह लो, लेकिन उसकी परछाई, शैडो लिखा है तुमने, एक थप्पड़ मारूंगा ना कि गीला हो जाएगा तुरंत। मुझे शैडो बोलने नहीं आता। उसकी परछाई, परछाई मतलब प्रोजेक्शन, शैडो। तो कुछ भी लिख देने का, वही तो, परछाई नहीं प्रोजेक्शन करिए। उसकी, उसका प्रोजेक्शन वर्टिकल डायमीटर पर, वर्टिकल डायमीटर पर पार्टिकल का, पार्टिकल का SHM, SHM बताता है। ठीक है, इसको पहले पढ़ लो फिर पहुंचते हैं इस पे। तो सर्कुलर मोशन कौन कर रहा है, फेजर। मतलब हम दो लोगों को लेके चल रहे हैं। अब एक फेजर है और दूसरा उसकी परछाई भी है। एक फेजर भी है और उसकी परछाई भी है। फेजर के बारे में मैंने क्या बोला है, ये लड़की, फेजर के बारे में मैंने क्या बोला है बताना, जोर से बोलो, जो लिखाया है वो पढ़ो। फेजर सर्कुलर मोशन करता है और फेजर एंटी क्लॉकवाइज उसका, जो लिखाया वो पढ़। फेजर सर्कुलर मोशन करता है और लेकिन उसकी परछाई प्रोजेक्शन वर्टिकल, परछाई प्रोजेक्शन दो अलग अलग बात है, ब्रैकेट में, हाँ, वर्टिकल डायमीटर पर पार्टिकल का SHM बताता है। ठीक है। तो फेजर करता है सर्कुलर मोशन, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि अगर मैंने ऐसा कोई फ़ोटो बनाया, ऐसा कोई फ़ोटो बनाया और इस फोटो पे एक वर्टिकल डायमीटर ऐसा होगा और ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर बता देता हूँ। जैसे मैंने इस पे वर्टिकल डायमीटर बनाया तो इस पे कौन घूमेगा, कौन बोला है, पार्टिकल कौन बोला था, गोबर हो। इस पे जो घूमेगा वो कौन है, गोल गोल क्या है, गोल गोल क्या है, पार्टिकल बोलो ना, गोल है तो पार्टिकल होगा, क्या है ये, फेजर है भाई। अगर ये सर्कल पे घूम रहा है तो ये कौन है, फेजर है। चाहे वो गोल दिखाऊं लंबा दिखाऊं मतलब नहीं भाई, अगर सर्कल पे घूम रहा है तो ये फेजर है। मैंने जान के इसको दिखाया ऐसे गोला गोला। अब पार्टिकल कहाँ होगा, वर्टिकल डायमीटर कौन है, ये है। तो ग्रीन वाली लाइन पे जो होगा वो होगा पार्टिकल। तो भाई इस पे दिखाओगे पार्टिकल, अपने हिसाब से लिख लो।
और इस पे जो दिखाओगे ये गोला गोला जितना है सब फेजर है। लिखो जितने गोले हैं सब फेजर है। अब यहाँ एंगल मेजर किया जाता है, तो हमेशा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा करेंगे। ये एंगल मेजर करेगा इस एक्सिस से, ये एंगल मेजर करने वाला एक्सिस है, ये एक्सिस का नाम है एंगल मेजर करने वाला एक्सिस, और ये एंगल मेजर करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये जब भी एंगल मेजर करेगा ये यहीं से एंगल मेजर, मतलब यहाँ से एंगल मेजर करना स्टार्ट करना है। जो भी एंगल मेजर करना है वो यहीं से स्टार्ट होगा। जरा सोचो, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका फेजर कहाँ कहाँ बन सकता है? दो जगह बनेगा, दो जगह बनेगा। अब ज़रा सोचो, कोई अगर यहाँ पे है, पार्टिकल होती है परछाई, पार्टिकल होती है परछाई। भाई पढ़ना, लाइन पढ़ना जो मैंने लिखाया है, उसकी परछाई। परछाई कैसे समझ में आएगा भाई? यहाँ परछाई, यहाँ शैडो बनना चाहिए। शैडो मेरा यहाँ कब बन सकता है? जब मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो आगे से टॉर्च जला, बचाक, परछाई वहाँ बनेगी। एक बात ये भी नहीं है मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, यहाँ तुम पीछे से टॉर्च जलाओ, भट्ट, तब भी परछाई यहाँ बनेगी। फेजर दो जगह हो सकता है। तो ये जो मैंने बनाया, एक बार फेजर यहाँ हो सकता है, दूसरी बार फेजर यहाँ हो सकता है। तो ये इस फेजर के होने की पॉसिबिलिटी 1 है, और ये इसके फेजर की होने की पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 2। तो फेजर दो जगह हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। पार्टिकल इस लाइन पे अगर मैं कहीं भी रखूँगा, उसके सामने फेजर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फेजर 2 बार आएगा। आएगा क्या? कोई ऐसा पॉइंट यहाँ चुन के बताओ जहाँ सिर्फ एक ही फेजर बने, और टॉप पे और बॉटम पे। ये है मज़ेदार बात। यहाँ फेजर और पार्टिकल, पार्टिकल भी यहीं, फेजर भी यहीं, यहाँ पे पार्टिकल भी यहीं और फेजर भी यहीं। और सुनना, इसका नाम हम देते हैं x भी 0 और y भी 0, और हम इसको देख, ये जो लाइन है ना, इसको वर्टिकल डायमीटर बोला है, लेकिन हम दिखा रहे हैं इसको x से। हम इसको x से दिखाएंगे। x एक्सिस है ये जो जगह है ये x बराबर 0 है। इसके आगे जाओगे x इक्वल्स टू प्लस है, इसके पीछे जाओगे x इक्वल्स टू माइनस है। एक चक्कर पूरा होने का मतलब होता है यहाँ से जाओ, फिर पीछे आओ, फिर पीछे आओ और यहाँ आ जाओ। सोचो, एक चक्कर तो तभी पूरा होगा। तो एक चक्कर कैसे पूरा होगा? तुम 0 से एक बार प्लस a के पास जाओ, वहाँ से लौटो, लौट के फिर माइनस a के पास जाओ, फिर यहाँ लौटो, तब पूरा का पूरा चक्कर पूरा होता है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, तुम इसको यहाँ पे देखो, ये बना लिया ना फोटो, ये बना लिया। अब ये बनाओ, बस तुम ये मानो कि इसको सीधा खड़ा कर दिया है और यहाँ बनाया है, इसको सीधा खड़ा कर दिया और वहाँ बनाया, और इसके बारे में फेजर डिस्कस करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम और इसको बोलते हैं निगेटिव एक्सट्रीम। और ये जो आप देख रहे हैं x इक्वल्स टू 0, यही है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ टू एंड फ्रो इसी मीन पोजीशन के आजू बाजू हो रहा है, टू एंड फ्रो इसी मीन पोजीशन के आजू बाजू हो रहा है। ये जो x एक्सिस था, इसको हमने ऊपर दिखा दिया इसमें। ये था x इक्वल्स टू 0, ये रहेगा प्लस है और ये रहेगा माइनस है। आप बात समझ रहे हैं? ये थोड़ा टेढ़ा है लेकिन टेढ़ा नहीं है। ये उठा के ऐसे कर दिया, नहीं ऐसे कर दिया और सीधा करके वहाँ रख दिया। अब ज़रा सोचो, मैं 0 से a की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मैं मतलब पार्टिकल की टेंडेंसी यहाँ ऊपर जाने की है। और मान लो यहाँ से शुरू करना है, तो फेजर पहले यहाँ रहा होगा, तो परछाई यहाँ बनी होगी, फिर यहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, करते यहाँ पहुँच गया होगा। इसी चक्कर में फेजर यहाँ से घूमते यहाँ पहुँचा होगा। सोचो, तो हमने यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय कर लिया, तो फेजर का मूवमेंट ऐसे हुआ था। अब बारी ये है कि मैं हूँ प्लस a पे, मतलब मैं यहाँ पे हूँ
और मैं नीचे उतरना चाहता हूँ, तो पार्टिकल तो नीचे उतरेगा, तो पार्टिकल पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, करते करते वापस उस पार्टिकल को एक बार ओरिजिन पे आना होगा। उसके लिए फेजर को एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो ऐसे करके उसको नीचे उतरना पड़ेगा, फेजर को ऐसे उतरना पड़ेगा, तो पार्टिकल फिर से कहाँ आ जाएगा, ओरिजिन पे, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो तुमने ये कर दिया और ये कर दिया। मैं नाम दे देता हूँ, ये 1 नंबर है, मैंने 1 यहाँ दिखा लिया, तो ये 2 नंबर है, तो मैंने 2 यहाँ दिखा लिया। अब कहानी कैसी होगी, अब कहानी ये होगी कि अब तुम यहाँ पे हो, अब तुम यहाँ पे हो, रेड पेन से कर सकते हैं, अब तुम x = 0 से हो, अब -a की तरफ जाना चाहते हो, मतलब तुम्हारा पार्टिकल अब नीचे उतरना चाहता है। पार्टिकल को नीचे उतरने के लिए फेजर को भी यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा, तो तुम पहुँचोगे -a पे, ये तुम पहुँच गए -a पे। ये काम तुमने 3 नंबर में कर लिया। अब ब्लू पेन से करता हूँ चौथे नंबर की कहानी। अब तुम -a से वापस ओरिजिन पहुँचोगे, -a से वापस ऊपर, मतलब तुम्हारा फेजर ऐसे चले कि पार्टिकल ऊपर चढ़ जाए, मतलब फेजर को अब ऐसे चलना पड़ेगा। कहने का मतलब साफ है कि अगर पार्टिकल को चलना है, इस पे ऊपर नीचा इस पे होना है, तो फेजर को पक्का इस लाइन पे चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फेजर ऐसे चला है, हम फेजर को एंटी क्लॉकवाइज चलता हुआ मेजर कर रहे हैं, हम फेजर को एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं। हमारा कंसर्न फेजर को ऐसे चलाना है। और मन में एक बात होनी चाहिए कि कहीं पे अगर पार्टिकल है तो उसके उस पार्टिकल के 2 फेजर हो सकते हैं, एक इस तरफ भी और दूसरा इस तरफ भी। लेकिन यहाँ पे +a या -a पे अगर पार्टिकल हुआ तब उसका एक ही फेजर होगा। लेकिन x = 0 पे पार्टिकल हुआ तो कितने फेजर बनेंगे, एक ठीक सामने यहाँ और एक ठीक सामने यहाँ। तो इसका मतलब हर बार हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन कहेगा कि आप कैसे जा रहे हो। मैं इसको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। लिखो, राइट द इक्वेशन यूजिंग फेजर, राइट द इक्वेशन यूजिंग फेजर when particle is at x = a/2, particle is at x = a/2। पहले बात समझो, एकदम से टूट मत पड़ो। ऐसे नहीं कि सवाल है तो पूरा ही हो गया होगा। सवाल में मैंने आपको कही, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी कि सवाल आए तो देखना है कि भाई सही है नहीं है। x = a/2 पे, a/2 कितना बोला, a/2। अब फोटो पहले तो हम तो फेजर सुनते ही मन में ऐसा आएगा, तुरंत डब्बा खींचेंगे, ऐसा डायमीटर खींचेंगे और लाल पेन लेंगे, ऐसे खींचेंगे, यहाँ से एंगल मेजर होगा। ये क्या होगा, y होगा, x होगा, x होगा। x = 0 मतलब ये क्या है, मीन पोजीशन। अच्छा, अब x = अच्छा ये +a है, ये -a। भाई पार्टिकल पॉजिटिव है, पहली बात पॉजिटिव। मान लो कि √3 a/2 होता, तब भी इसी रेंज के बीच में कहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब पार्टिकल अभी a/2 पे है तो यहाँ हो सकता है, पार्टिकल है ना, तो पार्टिकल यहाँ हो सकता है। अब बता भाई इसका फेजर कह रहा है, ये तो कंफ्यूज कर दिया, 2 आंसर हो जाएंगे। इसका मतलब सवाल अभी अधूरा है। अब सवाल पूरा होगा। क्या है सवाल, पहले तो पार्टिकल इज एट x = a/2 एंड मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। अब सवाल पूरा हो गया। अब कोशिश करके देखो, सीना कोरे, हाँ नहीं किया, कोशिश कुछ तो लिखो। हाँ अच्छा मैं करूँ, चलो ये मैं कर देता हूँ। फेजर वेजर बना के देखिए, कुछ तो आएगा। सवाल अब पूरा हो गया। ये है सवाल, पार्टिकल x = a/2 पे है, जा रहा है पॉजिटिव एक की तरफ।
अपने को तो पता है सीधे x इक्वल्स टू a/2 पे हो 2 बार परछाई बनेगी, एक इधर और एक इधर। भाई अगर इसको लूँगा, चलो उसको नहीं लेते, चलो मान लो इसको लूँगा, मान लो मैंने माना कि एक फेजर यहाँ बनता, एक फेजर यहाँ बनता, ऐसा फिक्स कर सकते हो तुम चाहो तो। पार्टिकल को डॉट डॉट से दिखा देना, अब फेजर को गोला दिखा देना, फिक्स कर लो बार बार क्या। तो ऐसे करके और इसमें अब देखो यहाँ पे फेजर नीचे उतरेगा, फेजर का नीचे उतरने का मतलब पार्टिकल किस तरफ जाएगा, मीन पोजीशन की तरफ। नेगेटिव तो बहुत दूर है, मीन पोजीशन की तरफ, जो हम नहीं चाहते। मतलब ये तो नहीं चलेगा, ये खुद को समझाना पड़ेगा कि अगर मैं इसको लेता तो मेरा फेजर नीचे उतरता, फेजर नीचे उतरने का मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ जाता, जो क्वेश्चन नहीं चाहता है। एक में लिख लो अपने हिसाब से, मैं रुका हूँ, और बाकी में थोड़ी लिखेंगे, बाकी तो सीधे सीधे समझ जाएंगे। इसका नाम दे दो पॉसिबिलिटी 1। यहां अगर मानते तो, और 2 नंबर पॉसिबिलिटी अगर यहां मानते तो। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है और ये पॉसिबिलिटी अगर हमने छांट ली तो इस पॉसिबिलिटी की पूरी गारंटी है। जब तुमने डिसाइड कर लिया कौन सा फेजर, तब मीन पोजीशन से उस फेजर को एक लाइन से ज्वाइन करना होता है। लिखो तरीका। जब फेजर डिसाइड हो गया, जब फेजर डिसाइड हो गया तब मीन पोजीशन से उस फेजर को वेक्टर से ज्वाइन करो। भाई ये किताबी और ग्रामेटिकल और ये ऐसा करेक्ट बात नहीं है, ये तरीका है अपना। तो अब डिसाइड तो ये हुआ है, तो इसकी तो हमको कोई ज़रूरत है नहीं, इसको हटाइए। जब ये डिसाइड हुआ है, ये रहा वेक्टर, हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। स्टेप 1, ये स्टेप 1 था तुम्हारा। अब स्टेप 2 बगल में, स्टेप 2 भाई एंगल ये मेजर करता है, यहाँ खड़ा है। नीचे से मेजर करेगा एंटी क्लॉक, भाई ले एंटी क्लॉक। सुनो आगे दिक्कत होगी, अभी सुन लो। एंगल हमेशा इस हॉरिजॉन्टल से मेजर करना शुरू करोगे और उतने दूर तक जाओगे जब तक उस फेजर को तुम छू ना दो। भविष्य में लेके चलता हूँ, भविष्य में। मान लो ये सवाल नहीं है, सुन लो इधर देखो। मान लो ये सवाल नहीं है, फेजर यहाँ आ गया। सवाल ये नहीं है, मान लो फेजर यहाँ आ गया, एंगल यहाँ से मेजर करता यहाँ आके रुकोगे। फेजर को छूना है, अभी तो काम ही हो गया। एक जमाना आएगा ना फेजर यहाँ भी आ सकता है भाई। तो एंगल पूरा, ऐसा नहीं कि छोटा एंगल ले लेते हैं कटक से, बेकार हो गया मामला, फंस गए। तो तुम फेजर को ऐसे आके छुओगे और नेम दिस एज ए फाई और थीटा। चलो फाई नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दिया हमने फाई, इसका नाम दे दिया हमने फाई। सही है। तो एंगल का नाम कैसे देना है लिख लिया तुमने। अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल बना के अब वैल्यू फाइंड करनी है। लिखो ड्रॉ ट्रायंगल, स्टेप 3 हो गया शायद ये। ड्रॉ ट्रायंगल एंड फाइंड साइन थीटा और कॉस थीटा। ट्रायंगल बना के साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड कर लीजिए। ट्रायंगल बनाइए और साइन थीटा और कॉस थीटा मैंने बोला है, ये भविष्य है, अभी तुमको समझ में आएगा बाद में कि और क्यों लगाया। या तो साइन निकलेगा या तो कॉस निकलेगा। अब देखो भाई मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ये बनाया मैंने ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। अब जरा देखना, इस ट्रायंगल को बाहर निकालता हूँ, ऑब्जर्वर हटाता हूँ, इस ट्रायंगल को बाहर निकालता हूँ, ये ट्रायंगल, ये और ये। ओजस बाबा कहाँ है? अरे भाई ये ट्रायंगल, ये एंगल फाई, ये फेजर था। बताओ ये कितना होगा? a/2। ये होगा a। फेजर की लंबाई उस सर्कुलर मोशन की रेडियस होती है और वही उसका एम्पलीट्यूड होता है। लिख लो सर्कुलर मोशन का रेडियस
सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ, जो भी इच्छा है, सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ का रेडियस, डैश देके लिखो, मोशन का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसका एम्पलीट्यूड, ऐसे चमका है ना, फिर डैश देके लिखो, डैश देके लिखो लेंथ ऑफ फेजर, लेंथ ऑफ फेजर, ब्रैकेट में लिख देना वेक्टर। अरे भाई समझ तो लोगे, इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड दिखेगा वो एम्पलीट्यूड तो दिख जाएगा रेडियस से। उसके नीचे एक बात लिखो, हमारा टारगेट इनिशियल फेज, हमारा टारगेट इनिशियल फेज, हमारा टारगेट इनिशियल फेज और हमारा टारगेट इनिशियल फेज और फाई फाइंड करना है, फाई फाइंड करना है। ठीक है, अब आ जाओ भाई। तो अब देखिए आपको आता होगा, लेकिन देख लीजिए ये 90 है, तो ये वो लाइन है जिस पे परपेंडिकुलर भी आ रहा है और ये एक और एंगल है। जिस लाइन पे दो एंगल मिलते हैं उसको बेस बोलते हैं, जानते ही होंगे आप, जीनियस हैं। ये हुआ बेस, ये हुआ हाइपो, हाइपी हो गया हाइपो, और ये हो गया परपेंडिकुलर। मैंने एक सेंटेंस बोला क्योंकि कभी कभी तुम बेसिक पहचानने में उल्टा पुल्टा कर दोगे, लेकिन आप जीनियस हैं, आप तो बड़े हो गए। जिस लाइन पे दो एंगल बनता है ना, जिस साइड, ट्रायंगल के जिस साइड पे दो एंगल बनता है उसी को बेस बोलते हैं। फिर से बोलूं, ट्रायंगल के जिस साइड पे लिख रहे हैं, मतलब कन्फ्यूजन था, ट्रायंगल के जिस साइड पे दो एंगल मिलता है या दो एंगल बनता है उसी को बेस कहा जाता है। अब मजा आ गया। अब जरा सोच, मुझे क्या चाहिए था, फाई, फाई चाहिए, तो एक बार अगर मैं साइन फाई सोचूं तो मेरा फायदा हो जाएगा p/h। परपेंडिकुलर मेरे पास a है, नहीं a/2 है, और h मेरे पास a है, ये 1/2 हो गया, और फाई आ गया 30 डिग्री, फाई आ गया 30 डिग्री, आ गया 30 डिग्री। अब तुम मेरी बात सुनो, अब सुनो क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने साइन क्यों सोचा, क्योंकि मुझे ये और ये पता था। एक समय आएगा जब मुझे बेस की जानकारी होगी तो मैं कॉस सोचता कि नहीं, तो भाई इक्वेशन साइन आएगा या कॉस आएगा वो मेरा फेजर खुद डिसाइड कर लेगा, अपने को उससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अभी चूंकि मुझे परपेंडिकुलर और हाइपो का आइडिया था इसलिए मैंने साइन की हेल्प ली। अब चलो इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन होता है y = a sin ω t। लड़ाई थी कि प्लस में क्या लिखूंगा, ये फाई लिखूंगा। अब फाई फिक्स हो गया, कितना लिखोगे, 30 डिग्री। यानी कि जैसे ही तुमने इक्वेशन बोल दिया y = a sin ω t + 30 डिग्री, इसका मतलब ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है हर बार। अब जरा सुनो ध्यान से, रुक जाओ अभी लिखो मत, अब जरा सुनना। मैंने एक बार कहा y = a sin ω t + 0, इसका शॉर्ट में नाम है y = a sin ω t। बिल्कुल सही बात है। अभी शांति से सुनो मैं जो कह रहा हूँ। ऐसा मानो कि तुम फोटोग्राफर हो, बढ़िया फोटो खींचे, खचक खचक। मान लीजिए आप फोटो खींच रहे हैं तो SHM तो लगातार हो रहा होगा, तुमने एक बार फोटो खींचा खचक, तो उस समय हो सकता है, जब ऐसे होने का तो पूरा मोशन हो रहा है ना, तुमने जब फोटो खींचा उस समय इसकी स्थिति हो सकती है कि ये ओरिजिन पे हो, तो तुमको तो उस समय फेज क्या दिखेगा, 0, तो उस समय 0। लेकिन सोचो फिर फोटो खींच रहे थे तो एक बार जब ऐसा दिखेगा उस समय इक्वेशन ऐसा बनेगा। अब इसका कंक्लूजन ये है कि अगर मेरे से कहीं लिखा हुआ है y = a sin ω t + 30, मतलब पूरी गारंटी है कि पार्टिकल का इनिशियल फेज 30 डिग्री था। इसका मतलब है कि जब वो क्वेश्चन पूछा गया, जब उसका फोटो खींचा गया, तो वो a/2 से एक्सट्रीम a की तरफ जा रहा था पॉजिटिव में। इसका इंफॉर्मेशन है ये पूरा का पूरा। होमवर्क में लिखिएगा, पार्टिकल t = 0 पर, पार्टिकल t = 0 पर a/√2 से ओरिजिन की तरफ, समझ जाओगे ना, a/√2 से ओरिजिन की तरफ। अगला इक्वेशन, पार्टिकल t
t=0 से, t=0 मतलब इनिशियल, जब मैंने फोटो खींचा, t=0 पे पार्टिकल 3a/5 से ओरिजिन की तरफ, फिर से लिखो अगला, तीसरा, पार्टिकल t=0 पर -a/√2 से ओरिजिन की तरफ, इतना करके लाइएगा। इसमें काटा पीटा होगा थोड़ा सा, फिर आपका जो है धीरे धीरे इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। मेरे ख्याल से पहले से थोड़ा तो आराम महसूस हुआ होगा। अब कुछ इसमें जब काम करोगे, जब ये तीनों कर जाएंगे, 7-8 सवाल हैं मेरे पास, तो वो सिखा देगा आपको पूरा। फेजर तो एक रोटेटिंग वेक्टर है, मैथमेटिकल टूल्स है जो कि सर्कुलर मोशन करता है और उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज माना है। यानी कि फेजर तो सर्कुलर मोशन करता है लेकिन उसका प्रोजेक्शन वर्टिकल डायमीटर पर एसएचएम करता है। उसका प्रोजेक्शन मतलब पार्टिकल का एसएचएम तो पार्टिकल करता है ना भाई, और खूब सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। उन सारे इक्वेशन को अलग अलग न लिख के एक सिंगल इक्वेशन में लिख देने के बाद जो इक्वेशन बनता है उसको वेव इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना बात? ठीक है।